मुलाजिम से चाय मंगवा कर उसने चाय पी, फिर क्लब जाने की तैयारी करने लगी। उसका जहन एक बार फिर एडगर के मुअम्मे में उलझ गया था। उसकी लाश के सिलसिले में अखबार की खामोशी खाली उस जहमत नहीं हो सकती थी। हो सकता था कि जिन लोगों ने उसे हलाक किया हो, इन्हीं लोगों ने उसकी लाश भी ठिकाने लगा दी हो, वरना बाद में होने वाली पुलिस तफ्तीश का कोई न कोई नतीजा ज़रूर बरामद हो सकता था। लेकिन उन्होंने एडगर को किस मकसद के तहत मारा था? क्या वो महज इत्तेफाक था या उसे किसी साजिश के तहत हलाक किया गया था? उसकी मौत के जिम्मेदार कौन लोग थे? शुमाइला का जहन गूंज रहा था। मुख्तलिफ सवालात आपस में गुडमुड हो रहे थे। एक लम्हे को उसने सोचा कि क्लब जाने का इरादा तर्क कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो क्लब जाकर देखना चाहती थी कि एडगर की गुमशुदगी का रद्द-ए-अमल दूसरों पर क्या हुआ है। मुमकिन है इस तरह डोर का कोई सिरा उसके हाथ आ जाता। इसके अलावा वो तकरीबन रोज़ ही क्लब जाने की आदी थी। उसकी गैर हाज़िरी को एडगर की गुमशुदगी के साथ भी नफी किया जा सकता था, इसलिए कि गुज़श्ता रोज़ कुछ न कुछ लोगों ने उसे एडगर के साथ उसकी गाड़ी में जाते हुए ज़रूर देखा होगा। कम से कम क्लब के चौकीदार ने तो उसे बहरहाल देखा था। क्लब पहुंचकर वो सीधी उस मेज़ की जानिब बढ़ती चली गई जिस पर नाजो और दुरानी बैठे थे। वो उन दोनों ही से वाकफियत रखती थी। उसे नाजो के बारे में इस बात का शुबा भी था कि वो नादिर में दिलचस्पी रखती है। हाय और हेलो के बाद वो भी उनके साथ बैठ गई, लेकिन उसने एक बात ख़ास तौर पर नोट की कि उसके आते ही नाजो और नादर दुरानी के दरमियान राजो न्याज की गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता हो गया था। मिस्टर नादिर, इस वक्त कहीं मैं कबाब में हड्डी तो नहीं साबित हो गई? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, दुरानी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। और सुनाओ नाजो, तुम्हारा क्या हाल है? शुमाइला ने नाजो से पूछा। तुम्हारे सामने बैठी हूँ, खुद ही देख लो, नाजो शौकी से बोली। मुझे तो दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है, शुमाइला ने बेतकल्फ़ी से कहा। शायद मेरे आ जाने से तुम्हारी प्राइवेसी ख़त्म हो गई है। ठीक उसी वक्त वाजिद करीब की एक मेज़ पर क्रिश्चियन लड़की के साथ आकर बैठा। नादर दुरानी ने बस एक नज़र उसे देखा, फिर इस तरह निगाहें फेर लीं जैसे सिरे से उसे जानता ही न हो। दुरानी ने निगाहों में उसे बेताल्लुक़ ही रहने का इशारा किया था। फिर वो चाय मंगवा कर पीने में मसरूफ़ हो गया, लेकिन उनके कान बदस्तूर दुरानी की मेज़ पर ही लगे हुए थे। नाजो की परेशानी की वजह मैं आपको बता सकता हूँ, दुरानी शुमाइला से मुखातिब हुआ। अगर ऐसी बात है तो मैं उठकर किसी और मेज़ पर चली जाती हूँ, शुमाइला ने मानी खेज़ अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ, आपके आने के बाद ही नाजो ने गुफ्तगू का रुख अचानक बदल दिया था, वरना इससे पेशतर ये अपने पुराने दोस्त एडगर के बारे में बातें कर रही थी। एडगर, शुमाइला ने दिल ही दिल में कहा, फिर पहलू बदल कर रह गई और नाजो ने दुरानी को ऐसी तेज़ और ख़तरनाक निगाहों से देखा था जैसे उसे उसके झूठ बोलने पर शदीद गुस्सा आ गया हो, इसलिए कि वो एडगर के नाम ही से नफ़रत करने लगी थी। लेकिन इस वक्त वो मुसलहतन खामोश रही थी। अगर आप मिस नाजो को एडगर के बारे में कुछ बता सकें तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी, दुरानी ने दोबारा शुमाइला को मुखातिब किया। मैं? शुमाइला एक सानिये को गड़बड़ा गई। मैं भला एडगर के बारे में क्या बता सकती हूँ? क्यों? दुरानी ने कदरे चुपते हुए अंदाज में कहा। क्या कल आप उसके साथ उसी की गाड़ी में नहीं गई थी? ओह वो, शुमाइला ने धड़कते हुए दिल से बात बनाते हुए झूठ बोला। दरअसल एडगर को मुझसे एक ज़रूरी काम था, मैं उसका काम कराने के बाद आधे घंटे के अंदर वापस आ गई थी। और एडगर? दुरानी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर जल्दी से मैंने खेज़ अंदाज में बोला। मैंने जब आपको एडगर की गाड़ी से उतरकर अपनी गाड़ी की जानिब जाते देखा था तो उस वक्त तो एडगर की कार खाली थी। क्या आप उसे ड्राइव कर रही थीं? जी हाँ, शुमाइला ने जल्दी से खुद पर काबू पाते हुए बात बनाई। दरअसल उसकी दरख्वास्त भी मुझसे एडगर ही ने की थी। रास्ते में उसका एक बेतकल्लुफ़ दोस्त मिल गया था जिसने एडगर को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और उसने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं ये गाड़ी क्लब की पार्किंग लॉट तक छोड़ दूँ। हैरत है, दुरानी ने बड़ी गंभीर तलखी से कहा। क्लब आने से पहले मैं एडगर के घर भी गया था, लेकिन उसके मुलाजिम ने बताया कि वो रात भी घर नहीं पहुंचा। और ताज्जुब की बात यह है कि क्लब में उसकी गाड़ी भी मौजूद नहीं है। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? इस बार नाजो ने हकारत से कहा। एडगर जैसे अफराद अपनी अक्सर रातें घर से बाहर ही गुजारने के आदी होते हैं। क्यों मिसेज आतिफ? दुरानी ने मौके की रियायत से फ़ायदा उठाते हुए शुमाइला को मुखातिब किया। क्या नाजो ठीक कह रही हैं? भला मैं इस सिलसिले में क्या कह सकती हूँ? शुमाइला ने बज़ाहिर बड़े सुकून से जवाब दिया, लेकिन उसके चेहरे पर नज़र आने वाले तासुरात इस बात की गुमाजी कर रहे थे कि वो अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। वाजिद की निगाहें शुमाइला के चेहरे के उतार चढ़ाव का बाकायदा जायज़ा ले रही थीं। एडगर जैसे लोगों का हाल तो ज़रूर रंगीन होता है, लेकिन उनका मुस्तकबिल।
नाज़ो कुछ कहते कहते अचानक खामोश हो गई, लेकिन उनका मुस्तकबिल यानी अंजाम बड़ा भयानक और हवलनाक होता है। दुरानी ने बदस्तूर मायने खेज लहजे में कहा, तुम शायद यही कहना चाह रही थी, क्या हम कोई और बात नहीं कर सकते? नाज़ो तिल मिलाकर बोली। तुम खामख़ा मुझ पर क्यों खफा हो रही हो? दुरानी ने तेज़ी से कहा, अडगर के बारे में तुम्हें मिसेस आतिफ से शिकवा करना चाहिए, इसलिए कि आखिरी बार वो इन्हीं के साथ देखा गया था, जिसकी गवाही क्लब का चौकीदार भी दे सकता है। क्या मतलब है आपका मिस्टर दुरानी? शुमाइला ने संभल कर कहा, मैं अडगर को सिर्फ क्लब के मेंबर की हैसियत से जानती हूँ। मेरा मतलब भी यही था कि आप। सॉरी, शुमाइला झिल्ला गई, मैं हर कसो नाकस से बेतकल्लुफ़ होने की आदी नहीं हूँ। फिर जुमले के इख्तिताम पर वो अपने पर्स संभालती तेज़ी से उठी और लंबे लंबे कदम उठाती बाहर निकल गई। कभी कभी तुम्हारी अकल भी घूम जाती है। शुमाइला के जाने के बाद नाज़ो ने दुरानी से शिकायत की कि तुमने इस वक्त अडगर का जिक्र क्यों निकाला था, और मैं तुमसे अडगर के बारे में कब गुफ्तगू कर रही थी? तुम्हें मालूम है कि शुमाइला आतिफ की बीवी है, और शायद अडगर ने तुमसे जिक्र भी किया था कि उसे ऊपर से मिसेस आतिफ की खूबसूरत बीवी को शीशे में उतारने का हुक्म मिला है। फिर तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि अडगर को आखिरी बार बेगम आतिफी के साथ देखा गया था। और दुरानी अपना जुमला छोड़कर मायने खेज अंदाज में मुस्कुराने लगा। और क्या? और ये कि अब अडगर इस दुनिया में नहीं है। दुरानी ने इस बार इतनी मध्यम आवाज़ में कहा कि वाजिद भी उसकी बात नहीं सुन सका था। नहीं, नाज़ो हैरत से उछल पड़ी, क्या तुम ठीक कह रहे हो? मैं जानता हूँ कि रास्ते का एक कांटा निकल जाने के बाद तुम यकीनन खुश हो गई होगी। नहीं, इस सिलसिले में अपनी ज़ुबान बंदी रखना, वरना बॉस तुम्हारा पत्ता भी साफ़ करने से दुरेग नहीं करेगा। इस बार दुरानी के लहजे में सफ़ाकी भी शामिल थी। जवाब में नाज़ो अपनी कुर्सी पर सिर्फ कुसमुसा कर रह गई, और ठीक इसी वक्त वाजिद भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उठ खड़ा हुआ था। रात के 9 बजे का अमल था। अभी तक आतिफ वापस नहीं लौटा था। शुमाइला नाइट सूट में मलबूस अपने बेडरूम में बेचैनी से टहल रही थी जब फ़ोन की घंटी बजी और उसने लपक कर रिसीवर उठा लिया। हेलो, उसने तेज़ी से माउथ पीस में कहा। उसका ख्याल था कि वो कॉल आतिफ की होगी। उसे उस वक़्त आतिफ की गैर मौजूदगी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी, लेकिन दूसरी जानिब से एक अजनबी आवाज़ सुनाई दी। दुरानी और नाज़ो को कब से जानती हो? कौन हो तुम? तुम्हारा दुश्मन, लेकिन अगर तुम अक्लमंदी का मुजाहरा करो तो तुम्हारा दोस्त भी बन सकता हूँ। दुरानी और नाज़ो भी मेरी ही तरह क्लब के मेंबर हैं, और क्लब के मेंबरों का आपस में मिलना जुलना कोई मायूब बात नहीं है, उसने कदरे तुर्श लहजे में जवाब दिया। और किसी आशिक से बीच पर तन्हाई में मिलना, उसे तुम क्या कहोगी बेबी? तुम क्या चाहते हो? उसने हिचकिचाते हुए दरियाफ्त किया। फ़िलहाल तुम्हें यह बावर कराना चाहता हूँ कि तुम इस वक्त मेरी मुट्ठी में हो। दूसरी जानिब से सर्द लहजे में जवाब मिला। पुलिस को अडगर की लाश की तलाश है, और ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ कि वह कहाँ छुपाई गई है। वैसे पुलिस ने उसकी गाड़ी के स्टीयरिंग से फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए हैं। अब उन्हें असल कातिलों या कातिल की तलाश है। नहीं, शुमाइला किसी झाग की मारत बैठ गई। मैंने उसे कत्ल नहीं किया। इसका फैसला अदालत ही करेगी कि तुम कातिल हो या बेकसूर हो। रिसीवर पर सख्त आवाज़ में जवाब मिला। अगर पुलिस को कुछ और सबूत भी फराहम कर दिए गए तो शायद फिर तुम्हें आतिफ भी फांसी के फंदे से बचाने से कासिर रहेगा। और सबूत क्या हो सकते हैं? उसने मुर्दा सी आवाज़ में दरियाफ्त किया। तुम वो आखिरी औरत हो जो अडगर के साथ उसकी गाड़ी में समंदर में सैर सपाटे की खातिर गई थी। वहाँ तुमने किसी ख़ास ज़ाती वजह से अडगर को शूट करके अपने रास्ते से हटा दिया। फिर तुम उसकी गाड़ी पर ही जाए वारदात से फ़रार हुई थी। मेरे पास इन तमाम अफराद की फहरिस्तें भी हैं जिन्होंने तुमको अडगर के साथ जाते देखा था, और वो मूवी भी महफूज है जिसमें तुम्हें और मकतूल को एक दूसरे से बेतकल्लुफ़ होते हुए दिखाया गया है। क्या तुम पसंद करोगी कि ये तमाम शवाहिद पुलिस के हाथ लग जाएं? लेकिन मेरी बात गौर से सुनो शुमाइला बेगम, दूसरी जानिब से उसका जुमला काटते हुए शफाक लहजे में कहा गया। जिस वक्त अडगर के सीने से खून का फुआरा उबल रहा था तुम पर्स खोली बैठी थी। या पुलिस इस लाइन पर गौर नहीं करेगी कि तुमने मकतूल का पत्ता साफ करते ही असले को पर्स में छुपाने की कोशिश की थी? यह गलत है। उस वक्त मेरे पास कोई असला नहीं था। ठीक है, अगर तुमको यकीन है कि तुम खुद को कानून के शिकंजों से महफूज रख सकती हो तो फिर मैं तमाम सबूत। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। मेरे साथ मेरे शोहर की इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। पुलिस तुमसे ये सवाल भी ज़रूर करेगी कि तुम एक बावकार शख्स की बीवी होने के बावजूद अडगर जैसे ओबाश मर्द के साथ जो अपने हलके में लेडी किलर के नाम से मशहूर है क्या करने गई थी, और वो भी एक सुनसान और वीरान साहिल पर अडगर ही की गाड़ी में बैठकर। दूसरी सीमत से बड़े ठोस लहजे में एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा गया।
तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूं कि मेरे पास पूरी मूवी मौजूद है। मुझे ये भी इल्म है कि एडगर की लाश को कहाँ दफन किया गया है और उसकी गाड़ी को आखिरी बार किसने ड्राइव किया था। तुम मुझसे क्या चाहते हो? शुमाइला ने किसी हारे हुए कल्लाश जवारी की तरह मुर्दा आवाज़ में कहा। फ़िलहाल मैं तुमको यही मशवरा दूंगा कि अपनी ज़ुबान ही बंद रखना। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन जब तक मेरी हर ख्वाहिश की तकमील होती रहेगी पुलिस तुम्हारा बाल भी बेका नहीं कर सकेगी। दूसरी जानिब से करख्त लहजे में कहा गया, क्या तुम मेरी बात मानने पर आमादा हो? मेरे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। शुमाइला ने अपनी हार तस्लीम कर ली। एक रास्ता है, तुम खुदकुशी करके तमाम वाक़यात से छुटकारा हासिल कर सकती हो, मगर मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं करोगी। मैं तुम्हें कहाँ मिल सकती हूँ? इतनी जल्दी भी अच्छी नहीं होती, कुछ दिन सब्र करो, फिर मैं तुमसे कहीं भी मिल लूँगा। और हाँ, आइंदा इस तरह क्लब में बैठकर तुम किसी से एडगर के बारे में बात नहीं करोगी। मगर नाज़ो और दुरानी, उन दोनों को मेरे ऊपर छोड़ो। उन दोनों का रिकॉर्ड भी एडगर से कुछ कम ख़राब नहीं है। दूसरी तरफ से पूरे एतमाद से कहा गया, जब तक मैं न चाहूँ इनके सामने ज़ुबान खोलने की जुर्रत नहीं करना। एक बात पूछ सकती हूँ? शुमाइला ने हिम्मत करके कहा। पूछो। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मेरा मतलब ये है कि मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ। इस बार भी सर्द लहजे में जवाब मिला। फ़िलहाल यही समझ लो कि मैं एडगर की तरह सिर्फ तुम्हारे हुस्न का पुजारी नहीं हूँ। तुम्हें मेरे हर इशारे पर बिला किसी चुआ चरा के अमल करना होगा। क्या समझी बेबी? फिर शुमाइला हेलो हेलो करती रह गई, लेकिन दूसरी जानिब से सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। शुमाइला के चेहरे पर खौफ और हिरास के अफलनाक साए लर्ज रहे थे। रिसीवर क्रैडल पर वापस रखने के बाद वो किसी जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर गिर गई थी। बज़ाहिर वो मुस्ततील शक्ल का एक गिफ्ट पैक ही नज़र आ रहा था, जिसे पूरी तरह हिफाजती तरीके से बंद किया गया। पैकेट के ऊपर किसी का नाम या पैगाम टाइप की कोई चीज़ नहीं थी। मैडम बरलास ने पैकेट उसके हवाले करते हुए कहा, तुम्हें ये पैकेट रात 11:30 बजे कोरंगी क्रैक पहुंचकर माची गोट पर एक मखसूस आदमी तक पहुंचाना है। इसकी शनाख्त क्या होगी? रहमत ने संजीदगी से सवाल किया। तुम्हें इसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी, वो सुर्ख रंग की कार में वहाँ पहले से मौजूद होगा, मैडम बल्लास ने कहा था। इस पैकेट में हमारी बिज़नेस से मुतल्लिक कुछ बातें हैं और दस्तावेज़ात हैं जो अगर किसी दुश्मन के हाथ लग गई तो हमारी कारोबारी साख पर इसका बहुत असर पड़ेगा। आप फिक्र न करें मैडम, मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो सकेगा। लेकिन क्या हमारा मतलूबा शख्स इस पैकेट की कोई रसीद देगा? रहमत अली ने बड़ी संजीदगी से दरियाफ्त किया। मेरा मतलब है कि माची गोट पर अगर एक वक्त में 2 सुर्ख रंग की। मैं तुम्हारा मतलब समझ रही हूँ, मैडम ने कहा। जिस आदमी के हवाले तुम ये पैकेट करोगे वो तुम्हें इसकी वसूली की एक मखसूस निशानी देगा जिसे तुम मुझ तक पहुँचाओगे। लेकिन एक बात का सख्ती से ख्याल रहे, इसकी इत्तला किसी तीसरे शख्स को नहीं होनी चाहिए। आप मुझ पर आंख बंद करके भरोसा कर सकती हैं मैडम। वेरी गुड। मैडम ने उसे अजीब, नशीली और पुरएतमाद निगाहों से देखा। फिर वो वहाँ से मैडम का इशारा पाकर उठ गया था। उस वक़्त रात के 11:15 का अमल था और उसकी मखसूस कार कोरंगी क्रैक की सिमत जाने वाली सड़क पर फर्राटे भर रही थी। ट्रैफिक कुछ ज़्यादा नहीं थी, इसलिए तेज़ रफ्तारी किसी हादसे का सबब नहीं बन सकती। रास्ते में 2-3 मुकामात पर पुलिस की पेट्रोलिंग कार और मोटरसाइकिल पर सवार पुलिस वालों ने गाड़ी की तफसीली तलाशी भी ली। गिफ्ट पैक के बारे में उससे सरसरी तौर पर एक आध बार इस्तफसार किया गया। उसने जवाब में यही कहा कि वो पैकेट उसे एयरबेस पहुंचकर अपने एक ज़ेरे तरबियत ऑफिसर तक पहुंचाना है जिसके अंदर एक तोहफ़ा मौजूद है। पुलिस वालों ने इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने डैशबोर्ड वगैरह की तफसीली तलाशी ली। इन दिनों चूँकि तखरीबकारी के वाक़यात रोनुमा हो रहे थे और कई अहम मुकामात पर बम के धमाके हो चुके थे, इसलिए पुलिस को चौकस रहने के अहकामात थे। बहरहाल रहमत अली इस वक्त चूँकि 3 पीस सूट में एक साहिब हैसियत आदमी नज़र आ रहा था, इसलिए पुलिस वालों ने उसे बहुत ज़्यादा खुरीदने या छानबीन करने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। अगर वो कोई आम सा आदमी नज़र आता तो वो शायद उसके बखिए उधेड़ने से दरेग न करते। रास्ते में रहमत अली का जहन मुतअद्दिद बार इस गिफ्ट पैक की तरफ गया। उसे बज़ाहिर इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन उसने ये ज़रूर सोचा था कि आखिर इस मुख्तसर से पैकेट में ऐसी कौन सी अहम दस्तावेज़ात हो सकती हैं जो मुखालिफिन के हाथ लग जाने की सूरत में बल्लास इंटरप्राइजेज़ को नुकसान पहुँच सकता है। इसके अलावा भी उसके जहन ने इस पैकेट के सिलसिले में कई कलाबाजियाँ खाई थीं,
लेकिन मैडम के कारोबार और उसकी शख्सियत के पेश नज़र उसने इन ख्यालात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। यूँ भी उसे सिर्फ आम खाने से गर्ज था, पेड़ गिनने की उसने कोई ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं की। और अगर उसका ख़्याल दुरुस्त होता तो भला अपने मुलाजमों की मौजूदगी में मैडम एक नए मुलाजिम पर इतने एतमाद का इजहार कभी नहीं कर सकती थी। ठीक 11:30 बजे वो माची गोट पहुंचकर उस सुरख रंग की लिफ्ट बैक कार के पीछे वहाँ रुका जहाँ वो कार पहले से मौजूद थी। स्टीयरिंग पर नज़र आने वाला शख्स एक पिस्ता कद और घुटे हुए जिस्म का मालिक था। रहमत अली के उतरते ही वो भी अपनी कार से बाहर आ गया। रहमत अली के अंदाजे के मुताबिक पिस्ता कद आदमी अच्छी कुमाश का नहीं लग रहा था, लेकिन उसे इन बातों से सरोकार नहीं था। तुम्हें किससे मिलना है? पिस्ता कद आदमी ने तेज़ी से उसके करीब आते हुए दरियाफ्त किया। ये सुरख गाड़ी का मालिक कौन है? रहमत अली ने एहतियातन दरियाफ्त कर लिया, मुबादा कि वो गलत आदमी पर मतलूबा शख्स का धोखा खा जाता। मेरे पास वक़्त कम है, पिस्ता कद शख्स ने खुरदरी आवाज़ में कहा। क्या तुम्हें मैडम बल्लास ने भेजा है? हाँ। फिर तुम्हें वो गिफ्ट पैक मेरे ही हवाले करना है। चलो जल्दी करो। रहमत अली ने एक लम्हे को सोचा, फिर गिफ्ट पैक सीट से उठाकर उसके हवाले कर दिया। पिस्ता कद आदमी की निगाहों में एक मखसूस चमक उभरी थी। फिर उसने जेब से 10 रुपए का एक नोट निकाला। नहायत एहतियात से तय करने के बाद उसके 2 बराबर टुकड़े किए। फिर एक रहमत अली की सिमत बढ़ाते हुए बोला, इसे हिफाजत से रख लो, मैडम को इस निशानी का शिद्दत से इंतज़ार होगा। फिर वो कोई जवाब सुने बगैर तेज़ी से पलटा। उसने अपनी कार स्टार्ट करने में बड़ी उजलत का मुजाहिरा किया था। इसके बाद खामोश फिज़ा में टायरों की चिरचिराहट की तेज़ आवाज़ उभरी और लिफ्ट बैक घाट की तरफ दौड़ती हुई धूप अंधेरों में निगाहों से ओझल हो गई। पिस्ता कद आदमी शायद जल्दबाजी में अपनी हेडलाइट्स जलाना भूल गया था, या फिर उसने दीदा दानिस्ता उन्हें रोशन करना मुनासिब नहीं समझा। 10 रुपए का आधा नोट हाथ में थामे रहमत अली कुछ देर अपनी गाड़ी के पास हालात के बारे में गौर करता रहा। फिर उसने कांधे उचकाकर लापरवाही से वो निशानी अपने पर्स में रखी और कार स्टार्ट करके उसे बैक करता हुआ जल्द ही कच्चे रास्तों को निकाल कर खुली सड़क पर आ गया। मगर उसका जहन बदस्तूर इस फटे हुए आधे नोट में टिका हुआ था। वो इतना बच्चा भी नहीं था जो इसका मतलब न समझता। राजू और बाबर की ज़ुबानी वो अक्सर लेन देन के इस खुफिया तरीके के बारे में मुतअद्दिद वाक़यात सुन चुका था। फिर उसके जहन में एक बात तेज़ी से उभरी, वो गिफ्ट पैक अगर मैडम के कहने के मुताबिक ज़रूरी दस्तावेज़ात ही थी तो इस आधे फटे हुए नोट को किस खाते में फ़िट किया जा सकता था। रहमत अली इन्हीं ख्यालात में गुम था कि अचानक उसे पुश्त से आने वाली दूसरी कार का एहसास हुआ। वो पिछले मोड़ से दूसरी रोड घूमकर उसके पीछे पीछे आ रही थी। ताक़ुब! रहमत अली के अंदर का मोहतात और ट्रेंड इंसान पूरी तरह बेदार हो गया, लेकिन उसने जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया। अपने ख्याल की तस्दीक की खातिर उसने 2-3 बार अपनी रफ्तार कम और ज़्यादा करने की कोशिश की, लेकिन पिछली कार ने भी इसी हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए दरमियानी फासला बरकरार रखा। चुनांचे रहमत अली को इस बात का मुकम्मल यकीन हो गया कि किसी मकसद के तहत उसका ताक़ुब किया जा रहा है। रहमत अली के जहन में सिर्फ एक ही ख्याल अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, उसे शहरी हुदूद में दाखिल होने से पहले ही ताक़ुब करने वालों से निमट लेना चाहिए। दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर सफ़ाकी के असरात फैल कर गहरे होते चले गए थे।